राष्ट्रपति से संदर्भित बातों पर हम लोगों ने काफी चर्चाएं की और खासकर हम लोग का जो अप्रोच था एपीजे अब्दुल कलाम पर काफी एक बेहतर अप्रोच लेकर के आया और उससे संदर्भित हम लोगों ने सभी बातों को किया भी। अब चूंकि उनके शक्तियों के बारे में बोलना एकदम बिल्कुल आवश्यक होगा, तो शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है कि कैग की नियुक्ति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दिख रहा होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार कैग जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का पूरा दायित्व होता है राष्ट्रपति के पास। इसके पहले सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इसका सीन क्या है, क्योंकि जब तक आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक एक स्ट्रक्चर आपके पास रेडी नहीं होगा, तब तक चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यक है कि आप इसके स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में जैसे आपके दिमाग में बात आए, तो आपको नहीं लगता कि ऑडिटर जनरल यानी ऑडिट करने का काम है। तो आपके देश का जितना पैसा है, इससे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हमने कहा भी था कि प्राक्कलन समिति जो है, एस्टिमेटेड कमिटी जो है, वो हमारे यहां आय जो है उसका पूरा आय का पूरा व्यय का लेखा जोखा रखता है। तो जो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर पर भाई आप किस तरह से खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल उसके पास होना चाहिए। उसी तरह हमारे देश में जो अंकेक्षण के मामले में जो संपरीक्षा होती है, उसका पूरा जो कंप्लीट पोजीशन है वो है कैग के पास, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक्चुअली ये संवैधानिक पद है और हमारे भारतीय संविधान के 148 से लेकर 151 तक, यानी 148 टू 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात की गई है। चलते हैं इससे विस्तार पूर्वक हम लोग थोड़ा बात कर ले। आता क्या है कि सबसे पहले हम लोग को यह जानना आवश्यक है कि कैग का कंसेप्ट चला कहां से। तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 का जब सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे वायसराय, और यह पहली बार ऐसा माजरा भी आप लोगों को देखने को मिला होगा कि लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय के पद पर एंट्री किया 1857 में। चूंकि 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद 1858 का जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम आया, तो जो कल तक जो चीजें कल तक जिसके हाथों में थी, जैसे हम लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हट करके अब सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। यानी जो कल तक भारत के गवर्नर जनरल थे, वो भारत के वायसराय हो गए। तो कहा जाता है कि 1857 में ही सबसे पहले ये जो कैग के पद को, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग का इनिशिएटिव फेज था, दैट इज द कैग। लेकिन बाद में 1935 का जब भारत सरकार अधिनियम आया, ध्यान दीजिएगा 1935 में जब हमारे यहाँ अधिनियम आया, क्योंकि ये टेक पार्ट है 75% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस वक्त कैग को क्या किया गया कि फेडरल कोर्ट के जस्टिस के इक्विवेलेंट इसको कर दिया गया, और इसके सिक्योरिटी के मामले भी 1935 में इसकी चर्चा की गई है। वैसे कहा जाता है कि 1976 में 1976 से ये जो भी काम था, चूंकि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम है ऑडिट और अकाउंट दोनों करना, लेकिन बाद में 1976 में क्या किया गया कि अकाउंट का सेक्शन हटा करके 1976 से सिर्फ ऑडिट का सेक्शन कर दिया गया। हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षण, सुना होगा अंकेक्षण, ये वर्ड तो जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड यूज हम लोग बोलते हैं ऑडिट एंड अकाउंट। ऑडिट का मतलब और अकाउंट का मतलब, इसको बारीकी से थोड़ा समझिएगा। जैसे इसके शब्दों में आपको नहीं जाना है, आपसे कोई पूछेगा ऑडिट क्या है अकाउंट क्या है, तो आप समझिएगा। जैसे आपने कोई सामान को खरीदा, तो सामान मान लीजिए कि आपने 10 खरीदा, तो 10 सामानों को जो आपने खरीदा उसमें किसी में 20 रुपए, किसी में 30 रुपए, किसी में 40 रुपया, किसी में 60 रुपया, तो वो सारे जो आपने पैसों को लिखा, उसको कंप्लीट जो है जोड़ करके नीचे लिखने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दैट इज द अकाउंट। क्या बोलते हैं? वो अकाउंट है। यानी सभी को आपने जोड़ करके एक कंप्लीट अप्रोच कर दिया, वो आपका अकाउंट हो गया। वहीं आपसे ऑडिट पूछा जाएगा, तो पर्टिकुलेट आपने जिन सामानों को खरीदा था, जिस किसी भी सामान को आप खरीदे हैं, उस पर्टिकुलेट आपने जो पैसा खर्च किया, वो कितना सही में खर्च किया, वो सही खर्च हुआ है यानी किस मद में हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द ऑडिट। याद रखना है कि किसी पैसे को जोड़ करके उसे पूरा, अगर 100 रुपया पूरा करना है तो कुछ कुछ लिख करके उसको जोड़ करके पूरा तो किया जा सकता है, लेकिन उसको जिस मद में आप पूरा करते हैं उसका लेखा जोखा आपको देना होता है, वो एक्चुअल आपके पास डेटा होना चाहिए, और उस पर अगर हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई किया जाता है, तो उसमें साफ और स्पष्ट रूप से ये पता चल पाता है कि
सही माने में कितना खर्च हुआ और कितना नहीं हुआ है। तो आप अकाउंट किसी चीज का जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऑडिट का सेक्शन होता है उस पर माइक्रो ऑब्जर्वेशन, उसकी पूरी तरह से जांच और पड़ताल। तो 1976 से 1976 से सेंट्रल लेवल में क्या किया कि अकाउंट का सिस्टम छोड़ करके वो अब सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का काम करना शुरू कर दी। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, देखते हैं इस पर क्या बात आती है। देखिए ध्यान से, हुआ क्या था माजरा समझिएगा कि सबसे पहले आपके पास कैग, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इस बात की चर्चा हमारे संविधान में 148 से लेकर 151 तक की गई है, 148 टू 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसकी नियुक्ति का, इसका अपॉइंटमेंट का सिस्टम प्रेसिडेंट के पास होते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग के यहाँ गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे यहाँ अभी कैग के पद पर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। अब समझिएगा क्या यहां पर काम है, क्योंकि आपके यहां क्या है कि दो सेक्शन है, आप सेंट्रल लेवल पर भी हैं और स्टेट लेवल पर भी। सेंट्रल लेवल में आपके पास सदन की व्यवस्था है और उसी तरह स्टेट लेवल में भी आपके पास सदन की व्यवस्था है, यह ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक अप्रोच करना है कि भाई आपके राज्यों में भी तो ऑडिट एंड अकाउंट होगा, सेंट्रल में भी होगा, तो यहां पर एक अप्रोच आपको बता दें कि स्टेट लेवल पर यानी आपके यहां ऑडिट भी होगा और प्लस अकाउंट भी होगा, ये दोनों काम आपके स्टेट लेवल पर होगा। और फिर सेंट्रल लेवल पर जो है इसको सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करने का काम होगा। पहले ऑडिट और अकाउंट दोनों होता था, लेकिन 1976 के बाद इसमें सिर्फ अप्रोच कर दिया गया ऑडिट का। तो आप कह सकते हैं कि जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर में जितना भी खर्च हर डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट का अपना एक सेक्शन होता है जिसमें अकाउंट का सेक्शन होता है, अकाउंट का पूरा सिस्टम होता है, वो सारे मिलकर के फाइनली अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। और फिर स्टेट जो होता है, जो विधानमंडल का जो पैक होता है, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, समझना है। देखिए क्या है माजरा, सबसे पहले हम लोग को समझना किस पर है, कैग पर, ठीक है। और कैग में हम लोग को समझना किस पर, सेंट्रल पर। सेंट्रल से समझना किस पर, स्टेट में। तो आपको एकदम सिंपली समझना है, आपको हमने क्या बताया था कि कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कैग हमारे यहाँ संवैधानिक है या नहीं, बिल्कुल है। 148 से लेकर 151 तक कैग की व्यवस्था दी गई है, कैग के बारे में डिटेल दिया गया है, यानी अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151 तक कैग का विश्लेषण देखने को मिलता है। अब यहां पर बात समझने वाली बात है कि कैग का काम क्या है, दायित्व क्या है। तो ये जो कैग है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, यानी स्टेट लेवल पर भी अलग काम करती है और सेंट्रल लेवल पर भी अलग काम करती है। तो आपके यहां सेंट्रल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक बहुत डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। आप सुनते होंगे कि बजट के मद में इस डिपार्टमेंट के लिए इतना, इस डिपार्टमेंट के लिए विकास के लिए इतना, इस डिपार्टमेंट के लिए इतना, इस डिपार्टमेंट के लिए इतना, तब अक्सर सुनते होंगे। तो सभी डिपार्टमेंट का अपना एक अकाउंट सेक्शन होगा, और ये अकाउंट सेक्शन जो है, ये अकाउंट सेक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो, जो सरकार पैसे खर्च कर रही है इन विभागों के विकास में, वो सही हो। इन चीजों का लेखा जोखा तो होना चाहिए ना, नहीं तो पता चला कि हम डिपार्टमेंट पे पैसा भी खर्च किया और डिपार्टमेंट का जो लेखा जोखा बहुत अच्छा नहीं हो पाया, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि वो जो पैसा है वो तो आम जनता का है। आम जनता जिस मद में भी जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही टैक्स पे करते हैं, गरीब लोग भी टैक्स पे करते हैं। गरीब लोग टैक्स इनडायरेक्ट टाइप से करते हैं। मान लीजिए बाजार में कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो सामान खरीद रहे हैं तो जो बिक्री कर है, जो सेल टैक्स है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर ही रहे हैं। तो जो संपूर्ण भारत के लोगों का जो टैक्सेशन है, उस टैक्सेशन के हिसाब से अब सारे डिपार्टमेंट को पैसा मिला है, तो वो पैसा तो पूरी जनता की है। और अगर पूरी जनता की ये का पैसा है, तो निश्चित तौर पर इसका जो अवलोकन होना चाहिए, जो इसका एनालिसिस होना चाहिए, जो इसका एक्सपेंसेस होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए और पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अब ट्रांसपेरेंट के लिए क्या है कि सभी डिपार्टमेंट के का पैसा है और ये सभी अकाउंटेबिलिटी होगा। तो कहा जाता है, आप सुनते होंगे अक्सर, किसी डिपार्टमेंट में जाते होंगे, किसी डिपार्टमेंट में कोई काम करते होंगे तो अक्सर सुनते होंगे मार्च क्लोजिंग चल रहा है, अक्सर सुनते होंगे। क्योंकि हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को क्लोज होता है और 1 अप्रैल से फिर ओपन हो जाता है। यानी हम लोग हर बार ये अपना फाइनेंशियल ईयर बताते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट टाइम में सबके पास बर्डन होता है कि हम अपने फाइनेंशियल ईयर को पूरी तरह से क्लियर कर दें, ताकि नए फाइनेंशियल ईयर में अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। तो यहां पर देखिएगा
कि जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, तो ये निश्चित तौर पर हर साल इसके फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग और क्लोज के, यानी क्लोज और ओपनिंग के बीच के पूरे लेखा जोखा एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आप सुनते होंगे मार्च क्लोजिंग चल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा सख्ती हो रही है, बहुत सख्ती से काम ली जा रही है। इसका साफ साफ स्पष्ट रूप से हम लोग के पास एक डिटर्मिनेशन आता है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक्चुअल ट्रांसपेरेंट सिस्टम पूरे हिंदुस्तान को पता होना चाहिए, और हिंदुस्तान को जब पता होना चाहिए तो उसको अपने संसद, जो हम लोग का जो आईना है, जो मिरर है, उस संसद के माध्यम से उसको पूरी तरह से एक अप्रोच भी करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि आपके यहां काम कर रही है नरेगा, नाम सुना होगा, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वैसे अब ये मनरेगा हो चुका है, महात्मा गांधी के नाम से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो आप समझ जाएगा नरेगा, अब नरेगा के लिए तो हर बजट में पैसा आएगा, क्योंकि नरेगा, चूंकि अब ये एक्ट हो गया, कानून हो चुका है, तो हर एक बजट में इसके लिए पैसा दिया जाएगा। अब नरेगा से संदर्भित कितना खर्च हुआ एक साल में, इसका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए, और ये लेखा जोखा संसद के पटल तक अप्रोच किया जाएगा। तो बस इतना ध्यान देना है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, कंट्रोलर और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम क्या है कि संपूर्ण डिपार्टमेंट से स्टेट वाइज उसका पूरा ऑडिट अकाउंट करा करके, और फिर अपने खुद से सेंट्रल उसको ऑडिट करती है। और जब ऑडिट करती है तो ये ऑडिट करके इसको पब्लिश नहीं, बल्कि ये पैक को सौंप देती है। पैक, अब आपके पास आ गया कि पैक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, पैक आपका क्या करती है, ध्यान देना है कि पैक जो है पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसमें 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। याद रखना है कि जिसको हम लोग पैक बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है, इसमें 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और हमेशा याद रखना है कि हमेशा इसके जो विपक्ष के नेता होते हैं वो इसके सुप्रीम होते हैं। तो यहां पर क्या है कि कैग जो है, कैग जो सीएजी है, कैग जो है वो अपना रिपोर्ट लेती है और किसको सौंप देती है, पैक को सौंप देती है। और पैक फिर इसको क्या करती है, संसद में इसको प्रस्तुत करती है कि ये सिस्टम में जो खर्च हुआ, जो एक्सपेंसेस हुआ, वो गलत था या सही था। इन सभी का आकलन पैक अपने संसद में ले जाकर के इसको करती है, और इसी पर पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी डिस्कशन होता है एक्सपेंडिचर को लेकर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बस सीधा सीधी आपको पता करना है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति की शक्ति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के तौर पर है कि वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं। और जहां कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पूरा हमारा संवैधानिक सेक्शन है, संवैधानिक आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, जिस बात की चर्चा 148 से लेकर 151 के अंतर्गत किया गया है। वहीं जब हम लोग इस पर पूरी चर्चा करते हैं तो कैग का काम क्या है, क्योंकि कैग सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ये सारे, चूंकि भारत राज्यों का संघ है, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंसेस है, चूंकि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल कमीशन में हमारे यहाँ टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में करों का बंटवारा है। तो जब करों का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस है, और साथ ही साथ कुछ मदों में सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है और स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है, ये सारे मिलकर के हमारे यहाँ पूरी प्रक्रियाएं चलती है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के खर्च, केंद्र सरकार के खर्च और इसके समन्वित खर्च जो है, जो कोऑर्डिनेट जो एक्सपेंसेस है, उन सभी पर लेखा जोखा अगर राज्य के स्तर पर हम लोग देखेंगे तो राज्य पर हम लोग को देखना पड़ेगा, उसमें ऑडिटर अकाउंट दोनों होता है। यानी आप जिस मद में खर्च किए हैं, यानी अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए और ऑडिट भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब पूछेगा ऑडिट में करता क्या है, तो ऑडिट में आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी मद में खर्च किया, तो भाई उसका आपने पेपर तो सबमिट किया होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी आप एक्सपेंसेस होते हैं उसका पेपर सबमिट किया जाता है। तो पेपर सबमिट करने के क्रम में आप देख सकते हैं कि जो पेपर का सबमिट है, उस पेपर में हम लोग क्या करते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर, उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस को एक बार रिजम्बल करके देखा जाता है। बहुत सारी प्रक्रिया है। इसके अलावे जो है, जो लोग होते हैं उसके रूट तक जाते हैं कि भाई एक्सपेंसेस कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस मद में हो रहा है। तो यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं, जब उसके ऑडिट किया जाता है तो उस एक्सपेंसेस को थोड़ा अनसॉल्व टाइप का होता है, जिसको सुलझाने के लिए ऑफिसर्स अपने टेक्निक का यूज करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द ऑडिट। ऑडिट का मतलब है कि आप जिस मद में खर्च किए, मान लीजिए कि ठीक है कोई सरकारी संस्था पहले जो है किसी जीरोक्स को करवा रही थी कहीं से, तो मान लीजिए उस पर 1 रुपया खर्च आ रहा, अचानक दूसरे साल 10 रुपए खर्च आया, तो निश्चित तौर पर उस पर अटेंशन जाएगा कि भाई अचानक इतना खर्च कैसे हुआ।
यानी आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ है उस पर एक ऑब्जर्वेशन, माइक्रो ऑब्जर्वेशन, दैट इज द ऑडिट है। और जो आपने खर्च किया है, टोटल जो खर्च किया है, जितना आपको फाइनेंशियल ईयर में पैसा मिला था, उस फाइनेंशियल हिसाब से आपने जितना एक्सपेंस किया है उसको पूरी अकाउंटेबिलिटी करके जो डेटा है उस डेटा के रिजेंबल किया जाता है कि भाई इतना पैसा आया था, इस मद में इतना खर्च हुआ, इतना वापस हो गया या फिर इतना निगेटिव या पॉजिटिव हुआ। तो कहने का मतलब है कि पहले जो कंसेप्ट था कि वो केंद्र सरकार भी ऑडिट और अकाउंट दोनों का काम करती थी, लेकिन 1976 के बाद सिर्फ अपने पास ऑडिट का काम रखी है। और ये स्टेट के विधानसभा में जो पैक होता है, क्योंकि आप ये मत समझिएगा सेंट्रल में ही पैक का सिस्टम है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, स्टेट में भी है पब्लिक अकाउंट कमेटी का सेक्शन। और ये सेक्शन क्या करती है, ऑडिट एंड अकाउंट करके इसका रिपोर्टिंग करती है, स्टेट में जो लेखाकार होते हैं वहां तक जाता है, और फिर ये कंप्लीट जो है ये पूरा रिपोर्ट अपना ऊपर भेजते हैं कैग को, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये ऑडिट करते हैं, ऑडिट करने के बाद इसे पूरी तरह से संशोधित करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, यानी जो कुछ भी है, जो क्लियरेंस आया है जिस जिस डिपार्टमेंट से, पूरी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और फाइनली ये पैक को सौंप देते हैं। पैक मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो एक तरह का पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब संसदीय समिति है, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इकट्ठा दोनों को मिला के 22 सदस्यों की संख्या होती है। अब यहां पर जानना यह आवश्यक होगा कि ये 22 सदस्य में जो सदस्यों का जो एक ग्रुप है, इसमें से जो विपक्ष के नेता होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसे संसद के पटल पर रखा जाता है और इसी बात पर डिस्कशन भी संसद में की जाती है कि बजट सत्र में इतना पैसा इस मद में दिया गया था, इसका लेखा जोखा क्या है, और ये कैग का रिपोर्ट ये कर रहा है। बीच में आपने सुना होगा भी कि हमारे यहाँ इस मामले को लेकर के कुछ इसको पब्लिकली कुछ मामले सामने आए थे, जिस मामले के कारण कांग्रेस की सरकार के बाद अचानक से देखे होंगे कैग का जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। वैसे इस मुद्दों पर पढ़ना नहीं, क्योंकि वो करंट सेशन से भी कोई लेना देना है नहीं। अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में आपके कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के तौर पर थे। और आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो आपके वर्तमान में जो है वो है जो अभी वर्तमान में आप कह सकते हैं क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये बात हमारे अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151 तक वर्णित है। तो निश्चित तौर पर आप लोग इस पूरे सिस्टम को समझ गए होंगे। आपसे कोई पूछेगा तो सीधा जवाब दीजिएगा कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीधा एक बार में, और पूरा इसका प्रोसेस बता दीजिएगा कि कैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी को अपना रिपोर्ट सौंपती है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट।